हेलो स्टूडेंट्स। आज का अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ बेसिकली एक मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना का ही लॉ है। जिस तरह से बायो-सावर्ट लॉ से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, बायो-सावर्ट लॉ भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का ही लॉ था। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनसे डायरेक्टली हम बायो-सावर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, वहां पर एम्पियर सर्किटल लॉ काम में लाया जाता है। जिस तरह से जब हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, यानी मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने ये देखा था कि गाउस लॉ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे। कौन से लॉ से निकाल रहे थे आप? गाउस लॉ। गाउस लॉ का नाम है। गाउस लॉ से पहले कौन से लॉ आया था? कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ से भी आपने क्या निकाला? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का जो दूसरा अल्टरनेट जो लॉ था, वो वहां पर आपको कौन सा लॉ बताया था? गाउस लॉ बताया था। तो गाउस जो लॉ था, गाउस लॉ वो क्या था? अल्टरनेटिव लॉ था। किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इसी तरह से जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक में यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए गाउस लॉ का, कूलॉम्स लॉ का अल्टरनेट क्या था? गाउस लॉ था। एग्जैक्टली उसी तरह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए कौन से लॉ का? बायो-सावर्ट लॉ का। कौन से लॉ का? बायो-सावर्ट लॉ का जो अल्टरनेटिव फॉर्म है या जो अल्टरनेटिव लॉ है वो कौन सा है? एम्पियर सर्किटल लॉ है। एम्पियर सर्किटल लॉ है। हम बात करेंगे कि इसमें और इसमें क्या था। गाउस लॉ किसके लिए था? मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए नहीं था ना। किसके लिए था? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए था। इसी तरह से ये किसके लिए है? मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए है। इसमें आप गॉसियन सरफेस मानते थे। सरफेस का मतलब वो जिसका क्या हो? एरिया हो। यहाँ पे सरफेस नहीं माना जाएगा, यहाँ क्या मानी जाएगी? लूप मानी जाएगी। लूप का मतलब जिसकी क्या हो? लेंथ हो। यहाँ क्लोज सरफेस मानते थे और यहाँ क्लोज्ड क्या मानेंगे? लूप। सरफेस का मतलब जिसका क्या हो? एरिया हो, और लूप मतलब जिसकी क्या हो? लेंथ हो। आइए हम बात करते हैं किस पे? एम्पियर सर्किटल लॉ पर, कि एम्पियर सर्किटल लॉ है क्या, क्या कहा गया है। ये तो आपको पता लग गया कि मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का ही लॉ है, और किसका अल्टरनेटिव फॉर्म है? बायो-सावर्ट लॉ का अल्टरनेटिव फॉर्म है। बायो-सावर्ट लॉ में आपने पढ़ लिया था, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते थे। अब हम बात कर रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ की। इससे पहले मैं बता देता हूं आपको ये क्या है। इसको आप क्या कह सकेंगे? एक लूप कह सकेंगे। क्यों? इसकी क्या होती है? लेंथ। और इसको कंप्लीट फिल कर दिया जाए उस केस में हम इसको सरफेस कह सकते थे, क्योंकि अब इसका सरफेस एरिया क्या है? नेग्लिजिबल है नहीं ना। केवल क्या मानते हैं? इसकी लेंथ मानते हैं। तो इसको क्या कहा जा सकता है? एक क्लोज लूप कहा जा सकता है। क्लोज लूप का मतलब जिसकी क्या हो? लेंथ हो। अब आइए बात करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ में ये कहा गया है मैग्नेटिक फील्ड का, बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, उसका कौन सा इंटीग्रल? लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल का मतलब है लेंथ के अलोंग इंटीग्रेशन। सरफेस इंटीग्रल का मतलब है सरफेस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल। जैसे मैं ये लिखता हूं बी, यानी बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, और उसको किसके अलोंग किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दूं? एल के। एल का मतलब लेंथ के रेस्पेक्ट में। तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल। बात समझ में आई? यदि आप ऐसे लिखते हैं बी डी एस, यानी मैग्नेटिक फील्ड को सरफेस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसको बोला जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा इंटीग्रल? सरफेस इंटीग्रल। तो इसको क्या पढ़ेंगे आप? इसको पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल का मतलब है लेंथ के रेस्पेक्ट में क्या कर देना? इंटीग्रेट कर देना, है ना। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, है ना। और ऐसे लगा देते हैं तो इसका मतलब है अलोंग ए क्लोज्ड पाथ। वो कितना होता है? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ दैट टोटल करंट पासिंग थ्रू दैट लूप।
फिर से देखिए, मैं पहले स्टेटमेंट लिखता हूं, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं कि क्या कहा गया है इसमें। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है, क्या कहा गया है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ किसका, बी का, है ना, बी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, और लेंथ भी यहां वेक्टर, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये कौन सा है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज्ड लूप, सरफेस की बात नहीं कर रहे, लूप की बात कर रहे हैं, और कैसी लूप, क्लोज लूप के अलोंग इज कितना होता है, म्यू नॉट जानते हो, परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस होती है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट पासिंग थ्रू दैट लूप, है ना। अब देखो, आप इसको मैथमेटिकली क्या कहेंगे, किसका लाइन इंटीग्रल है, मैग्नेटिक फील्ड का, तो बी का, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड का, कौन सा इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, यानी लेंथ के, डीएल मतलब लेंथ के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें अलोंग ए क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड का मतलब ये जो लगा रहे हैं, किसके लिए लगा रहे हैं, क्लोज्ड लूप के लिए, वो कितना टाइम होता है, कितना होता है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट पासिंग थ्रू दैट लूप, और मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, यहां लेंथ भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है किसका, एम्पियर सर्किटल लॉ का, B डॉट dl, है ना, इसको ये भी लिख सकते हैं आप, BDL cos थीटा, ये बात समझ में आई। जहां भी एम्पियर सर्किटल लॉ की बात करता है तो ध्यान रखिए, इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा I, है ना, थ्योरेटिकली ये लिखा गया। अब ये कुछ ऐसा सा है, वहां आप गाउस लॉ में क्या आया था, मैग्नेटिक फील्ड की जगह, मैं गाउस लॉ की बात कर रहा हूं, गाउस लॉ में देखो मैग्नेटिक फील्ड की जगह यहां, यानी यहां ये आया है BDL, है ना, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू सिग्मा I। ध्यान रखना, मैं गाउस लॉ के साथ में इसको यदि कंपेयर करके बताऊं, गाउस लॉ में मैग्नेटिक फील्ड की जगह कौन सा फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड, और लेंथ की जगह सरफेस था, ds था, वहां एरिया था, है ना, यही था, ds cos थीटा हो गया था ना, और ये तो था ही, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट नहीं था, वहां परमिटिविटी थी, लेकिन वो मल्टीप्लाई में नहीं थी, वो किस में थी, डिवाइड में थी, और टोटल करंट की जगह पे क्या था, टोटल चार्ज था। इसमें और इसमें समझ गए क्या सिमिलरिटी थी, गाउस लॉ में मैग्नेटिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड था, वहां लाइन इंटीग्रल की जगह पे क्या था, सरफेस इंटीग्रल था। ध्यान रखिए, आप गाउस लॉ देखिए चैप्टर नंबर 2 में, आरबीएससी के चैप्टर नंबर 2 में, सीबीएसई के चैप्टर नंबर 1 में करवाया मैंने, है ना। इज इक्वल्स टू म्यू नॉट की जगह, म्यू नॉट तो परमेबिलिटी होती है, तो मैग्नेटिज्म में आती है, और वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में परमेबिलिटी की जगह क्या आती है, परमिटिविटी 1/ε0, और वहां पे, यहाँ पे करंट है, और वहां पे क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्जेस, ये था, ये तो मैंने आपको रिवाइज करवाया है कि कुछ ऐसा सा था, यही ना। आप देखिए, ये आप लिखने के बाद में हम इसका प्रूफ देख लेते हैं, ये बात समझ में आई या नहीं है। यानी आपको ये कहा गया है कि किसी भी, जैसे मैं ये कहा, ये क्लोज लूप है, और इससे क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, और ये इसके चारों ओर क्या है, एक क्लोज लूप है, और यहाँ पे क्या बना हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट I अपॉन 2r, म्यू नॉट I अपॉन 2πr, म्यू नॉट I अपॉन 2πr सभी पे। तो उस मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल कितना होगा, वो होगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द इससे फ्लो होने वाला करंट, यदि I करंट हो रहा तो I, और यदि I1 प्लस I2 करंट हो रहा है तो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट। प्रूव कर लेते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। ये आपने नोट कर लिया, तो अब हम बात करते हैं इसके प्रूफ की। मैं रफ कर रहा हूं इसको, है ना। इसका प्रूफ देखिए,
स्ट्रेट वायर के लिए हम इसका प्रूफ निकाल लेते हैं। प्रूफ करने के लिए मैं ये मान रहा हूं, इसका प्रूफ हम कर रहे हैं इनफाइनाइटली प्रूफ, और किसके लिए कर रहे हैं, बाकी सभी के लिए वैलिड होगा। यहां प्रूफ हम जो कर रहे हैं फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, उसके लिए हम प्रूव कर रहे हैं। आप प्रूफ ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसका प्रूफ। अब प्रूव करने के लिए देखो हम ये मान लेते हैं हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, जिससे फ्लो होने वाला करंट कितना है, आई है। बात समझ में आई? हमने ये मान लिया कि हमारे पास में एक इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी ये कंडक्टर इस तरह का है और करंट कैरिंग है, यानी इससे फ्लो होने वाला टोटल करंट कितना है, आई है, ये मान के चल रहे हैं। हमें यहां से और डी डिस्टेंस पे या आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड पता होता है, कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड, आप लिख सकते हो। देखो मैं साथ साथ लिख रहा हूं। हमने क्या किया, यहां कंसिडर ए करंट कैरिंग वायर of infinite length in which current I is flowing। इस वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है। और क्या माने, एंड ए पॉइंट P एंड ए पॉइंट P at a distance of r from it। अच्छा, इस पॉइंट P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो आप बिना सोचे समझे बता सकते हो। बायो-सावर्ट लॉ से हम निकाल चुके हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, उससे डी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड आया था, ध्यान हो आपको, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई डी, जबकि वो डिस्टेंस क्या थी, डी। यहाँ डिस्टेंस आर है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, वहां मैग्नेटिक फील्ड ये आया था म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई डी, क्योंकि डिस्टेंस कितनी थी, डी। यहाँ डिस्टेंस आपने आर मानी है तो डी की जगह क्या हो जाएगा, आर। तो आप क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी वो कितना होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। यहां तक क्लियर है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। कहां से, ये बायो-सावर्ट लॉ से आया था। अब हम ये कहें, एक हम लूप मान लेते हैं ऐसे। कैसे, देखो गाउस लॉ में मैंने जब प्रूव किया था आपको बताया था कैसा सरफेस माना था, स्फेरिकल शेप में। यहां लूप स्फेयर का तो क्या होता है, एरिया होता है, यहां लूप का मतलब जिसकी लेंथ हो, तो लूप स्फेरिकल नहीं हो सकती, लूप कैसी होगी, सर्कुलर। स्फेयर की जगह क्या आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा। हम मान लेंगे एक सर्कुलर लूप जिसकी रेडियस क्या हो, आर हो, और इस तरह से मानेंगे कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर इसके सेंटर से, सर्किल के सेंटर से पास हो रहा हो, ऐसे। यानी ये आपके पास में करंट कैरिंग कंडक्टर है, मान लीजिए इस तरह से, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, और ये आप मान रहे हैं लूप कैसी शेप में मान रहे हैं, सर्कुलर शेप में, और इस तरह से मान रहे हैं कि ये वायर है इस सर्कुलर से, सर्किल के सर्कुलर लूप से, ये तो लूप है एम्पीरियन लूप। वहां गाउस के सरफेस को आप क्या बोलते थे, गाउसियन सरफेस, इसलिए यहां इस लूप को क्या कह सकते हैं, एम्पीरियन लूप, एम्पियर की लूप। तो हमने ये मानी एम्पीरियन लूप किस शेप में, सर्किल की शेप में, और जिसकी रेडियस क्या है, आर है, और इस तरह से है कि ये सर्किल के सेंटर से पास हो रहा है ये करंट कैरिंग वायर। तो ये पी पॉइंट कहां आ जाएगा, इस लूप की सरकमफेरेंस पे आ जाएगा। ये बात समझे या नहीं समझे? तो आपने ये कहा क्या, अब देखिए
हमें तो एम्पियर सर्किटल लॉ लगा देखना है, तो ये देखिए, नाउ कंसिडर एन एम्पीरियन सर्किटल लूप, है ना, या एम्पीरियन लूप लिख सकते हैं सीधा डायरेक्ट, इन द शेप ऑफ स्फेयर और सर्कल, सर्कल की शेप में, स्फेयर होते सरफेस हो जाएगा उसका, शेप ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस आर in such a way that कहां से पास हो रहा हो, ये इसके एक्सेस से पास हो रहा हो या उस सेंटर के सर्कल से पास हो रहा हो, in such a way that the current carrying wire is passing through its axis, as shown, है ना, as shown। आपने लूप को इस तरह से माना है जैसे मैंने बताया था डायग्राम में, इस तरह से, है ना, सर्किल की शेप में ये लूप मानी है आपने। आप इसको रियल में कोई लूप थोड़ी है ये कैसी है, ये इस तरह से, जिसकी रेडियस कितनी है, आर है, तो आप कैसे दिखाएंगे इसको, डॉट डॉट करके दिखाएंगे इसको, ये लूप है है ना, ये एम्पीरियन लूप है, इस तरह से किसके एक्सेस से ये पास हो रही है, तो इसको आप दिखा सकते हैं क्या करते हुए, देखो ये दूसरे से ये करंट फ्लो हो रहा है, ये अंदर से कहीं सोच रहे हो, ये इसके बाहर से ये है, ये इस तरह से एम्पीरियन लूप मानी है आपने, ये इस तरह से, है ना। अब ये एम्पीरियल लूप है। अब हम क्या निकालें, बीडीएल की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, इतनी बात समझ में आ गई, ये ऊपर का रफ कर रहा हूं मैं, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब आप देखिए बीडीएल की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, क्योंकि हमें तो बीडीएल की जो वैल्यू है वो प्रूव करनी है, कितनी होती है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, सही लिख लिया। तो देखिए हमें वैल्यू निकालनी है बीडीएल की वैल्यू, बीडीएल, तो देखो बी डी एल, ये वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। इसकी जो वैल्यू है बी, हर एक जगह मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा इस लूप के, यहां देखो ये वायर है, ये मार्कर को आप वायर समझ लें, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, यहां भी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, हर एक जगह इस पे क्या होगा, यहां 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 सेम होगा, क्योंकि क्या है, इसकी हर एक पॉइंट इस वायर से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इस लूप के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा। डायरेक्शन देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए करंट की डायरेक्शन ऊपर की ओर है, तो थंब को किसके डायरेक्शन में रखिए, करंट की डायरेक्शन में, फिंगर को इस तरह से मोड़िए कि ये जो फिंगर से किसके डायरेक्शन को बताएंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ये देखिए आप, ये जो था ये मार्कर है, ये तो क्या है, इस तरह से ऊपर की ओर, ये तो क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर, और ये जो लूप है ये किसके डायरेक्शन को बता रही है, लेंथ, यहाँ लूप की लेंथ की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, तो लूप की लेंथ की डायरेक्शन देखो यूं है, फिर यूं है, फिर यूं है, फिर यूं है, और इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी कैसी है, सर्कुलर है। तो बी और डीएल दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो डायरेक्शन देखो इसको क्या लिखा जा सकता है, बी डीएल कॉस थीटा, है ना, लिख सकते हैं ऐसा। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्यों, लेंथ भी यूं है इसकी लूप की, और मैग्नेटिक फील्ड भी यूं है, यानी दोनों के बीच एंगल क्या है, द एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड डीएल इज 0, इनके बीच एंगल 0 है, तो एंगल 0 है, तो यहां आप क्या लिख सकते हैं, बी डीएल कोस 0, यह आ जाएगा, और b की वैल्यू कांस्टेंट है हर एक जगह, तो b को आप बाहर ले सकते हैं, ये लिख लिया क्या, b की वैल्यू काम आएगी, ये यहाँ पे, है ना। यहां से
आप, मैं ये यहाँ लिख देता हूं, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, डॉट डॉट कर लेना आप यहाँ। आप देखो यहाँ आप लिख सकते हो ये वैल्यू, b को आपने बाहर ले लिया तो ये आ गया dl cos 0 की वैल्यू 1 होगी। अब dl है, b की वैल्यू रख दीजिए आप फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये वैल्यू आ गई म्यू नॉट i डिवाइडेड बाय 2 पाई r इनटू dl। ये वैल्यू किसकी आई है, मैं ये मिटा रहा हूं, ये वैल्यू आई है BDL के इंटीग्रल की। ये जो भी वैल्यू आई है ये किसकी वैल्यू आ रही है, ये ना भूले आप, ये सारी जो वैल्यू है आपने कैलकुलेट की है वो आई है BDL, इसकी तो वैल्यू आई है ये जो लिखी है आपने, ये है ना, कितनी आई है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई r इंटू dl। dl का मतलब लूप की, dl का इंटीग्रल का मतलब है लूप की कंप्लीट लेंथ l, dl का मतलब l हुआ, और l का मतलब इसकी कंप्लीट लेंथ कितनी होगी, सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप की कंप्लीट लेंथ कितनी होती है 2 पाई r। एरिया नहीं है, स्फेयर का एरिया ले लो, कहीं 4 पाई r स्क्वायर लिखते थे गाउस लॉ में ना, वहां स्फेयर होता था, सरफेस था, उसका एरिया लेते थे। यहाँ लूप की क्या ली जाएगी, लेंथ। तो dl को क्या लिख सकते हैं आप, कंप्लीट लेंथ l, या dl की जो वैल्यू है कंप्लीट लेंथ है वो कितनी होगी 2 पाई r, है ना। तो ये रखेंगे तो देखो ये आ जाएगा आपके पास में BDL की जो वैल्यू है वो होगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई r इंटू 2 पाई r, ये कैंसिल हो गया, तो BDL इज इक्वल्स टू, ये इंटीग्रल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। यहाँ टोटल करंट कितना था, आई ही था। इस तरह से, यही तो किसका लॉ था, एम्पियर सर्किटल लॉ था। इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए प्रूव किया गया है, लेकिन ये प्रूव सभी तरह के लिए वैलिड होगा। हालांकि आपके प्रूव नहीं पूछा जाता, जस्ट मैंने वैसे ही आपके नॉलेज के लिए प्रूव करवाया है। आप सिर्फ लॉ ध्यान रखिए, ये वाला ही लास्ट में जो आया है कि मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल है अलोंग ए क्लोज्ड लूप कितना होता है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट पासिंग थ्रू दैट लूप। ये बात समझ में आई, इसी को कहा जाता है एम्पियर सर्किटल लॉ। हमने जो मैग्नेटिक फील्ड वहां जो कैलकुलेट किया था, कौन से बायो-सावर्ट लॉ से काम में लेकर के, वही मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ को काम में लेते हुए निकालेंगे और देखते हैं क्या रिजल्ट सेम आता है क्या। और है ना, पहले ये नोट करिए, नोट डाउन लिख लिया। तो अभी इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं। पहला एप्लीकेशन है किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, जो कि हमने बायो-सावर्ट लॉ से भी निकाला था। बात समझ में आई, कितना आया था, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। वही हम निकालेंगे किससे, एम्पियर सर्किटल लॉ से। तो हम बात कर रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ के एप्लीकेशंस की। ये क्लियर हो गया ना, एम्पियर सर्किटल लॉ किसके काम में लाया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के। और गाउस लॉ किसके काम में लाया जाता था, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के। तो हम बात करते हैं गाउस लॉ के पहले एप्लीकेशन की। गाउस लॉ का किसके, एम्पियर सर्किटल लॉ का पहला एप्लीकेशन है ना, क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, है ना, इनफाइनाइट लेंथ, यानी जिसकी लेंथ क्या हो, इनफाइनाइट हो, फाइनाइट ना हो, उसके कारण किसी पॉइंट पर क्या कैलकुलेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। हम मान लेते हैं एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, जिसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है ना।
और उसके कारण किसी पॉइंट पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सो हम ये लिख सकते हैं क्या, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, यानी करंट कैरिंग वायर। क्या साथ में ये जो देख रहे हैं आप, ये यहां जो मैं मान रहा हूं ये क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है। ये डॉट डॉट बना रहा हूं, इसका मतलब इनफाइनाइट है। जो किसको कैरी कर रहा है, करंट को, यानी ये आई लगा दिया मैंने, यानी अभी ये करंट कैरिंग वायर है। लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है, यानी लॉन्ग वायर है। इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि इस पॉइंट पे हमें जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसकी डिस्टेंस इसकी लेंथ के कंपैरिजन में क्या है, बहुत ही कम है ना। अच्छा, हमें यहां से उसकी कितनी डिस्टेंस से, उससे आर डिस्टेंस पे हमने क्या माना है, पॉइंट पी माना है, और इस पी पॉइंट पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। बात समझ में आई? तो ये साथ साथ में लिख लेते हैं, क्या कंसीडर किया हमने, कंसीडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, infinitely long current carrying wire in which करंट कितना माने, I मान रखा है, करंट I is flowing, और साथ में क्या माने, एंड a point P, and a point P at a distance of कितना दूरी पर है, r from it where we have to क्या करना हमें, find magnetic field। और आप कौन से लॉ को काम में लेना चाहते हैं, एम्पियर लॉ को। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप गाउस लॉ लगाते थे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, तो वहां गाउसियन सरफेस मांगते थे। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आप एम्पियर का लॉ लगाएंगे तो एम्पीरियन लूप मानेंगे, है ना। वहां गॉसियन सरफेस किस शेप में मांगते थे, जैसे आपने कहा था स्फीयर के केस में कैसा मानते थे, आप स्फेरिकल मानते थे। यहाँ वायर के केस में लूप कैसे माने, आप सर्कुलर माने। लूप हम ऐसे मानेंगे कि जिसके हर एक पॉइंट पर क्या बना रहे, मैग्नेटिक फील्ड सेम। स्ट्रेट वायर में लूप कैसे माने, सर्कुलर माने। सर्कल के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सर्कल का हर एक पॉइंट उस वायर से कितनी डिस्टेंस पे होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो अब हम एम्पियर सर्किटल लॉ तभी लगा सकते हैं जब हमारे पास क्या हो, लूप हो। जैसे गाउस लॉ लगाने के लिए हमारे पास गाउसियन सरफेस का होना जरूरी था, एग्जैक्टली एम्पियर लूप लगाते टाइम हमारे पास क्या होना जरूरी है, एम्पीरियन लूप होना जरूरी है। तो अब हम क्या माने, नाउ कंसीडर एन एम्पीरियन लूप, नाउ कंसीडर एन एम्पीरियन लूप, है ना। एम्पीरियन लूप किसको कहा गया, एम्पियर के लूप को EAN लगा दिया। जैसे गाउस के सरफेस को क्या कहते थे आप, गाउसियन सरफेस। इसी तरह से मैंने लिख दिया यहां, नाउ कंसीडर एन एम्पीरियन लूप इन द शेप ऑफ, किस शेप में, सर्कल की शेप में, सर्कल हैविंग रेडियस R, और इस तरह से मानिए, इन सच से वे, in such a way that current carrying wire is passing through its axis, as shown। यानी सीधी सी बात है, आप ऐसे माने ये वायर है
और ये लूप मान है इस तरह से, और ये लूप के कहां से जा रहा है, ये वायर उसके एक्सेस से जा रहा है इस तरह से। तो ये माने आप, तो ये लूप किस तरह से बनेगी, सर्कुलर लूप है ये इस तरह से, है ना, सिमेट्री बनी रहेगी ये। और ये कोई रियल लूप नहीं है, ये एक इमेजिनरी लूप होती है ना, डॉट डॉट से दिखा सकते हैं आप इसको ऐसे, है ना, ये लूप मान लिया आपने। अच्छा, आप ये बात समझ में, ये इसका मतलब ये ना समझे कि यहाँ ये है नहीं, ये वायर है पूरा, है ना, ये कटा हुआ नहीं है, ये दिख नहीं रहा इसके इमेज में, इस तरह से माना है ना। अब देखो इस लूप के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ये बात लिख लें, द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड will be the same at every point of the loop। कौन सी लूप की बात कर रहे हैं, सर्कुलर लूप की बात कर रहे हैं। हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होगा, क्योंकि लूप का हर एक पॉइंट ये उस वायर से इक्वल डिस्टेंस पे r दूरी पर है। अब आप क्या लगा दें, एम्पियर सर्किटल लॉ। इतना लिखने के बाद में अब हम क्या लगाएं, यहाँ लिखेंगे हम, ये लिख लिया, ये लिखिए, है ना। ये लिखने के बाद में यहाँ मैं बता रहा हूं आपको क्या लगाना है, एम्पिरियन सर्किटल लॉ। जैसे गाउस लॉ में क्या लगाते थे, गाउस लॉ। तो हम बात करेंगे अब नाउ अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ, है ना। ये लिखने के बाद में अब हम, ये तो थ्योरी थी जो आपने बनाया है, उसी हिसाब से मैंने लिखा है। अब ये मेन काम है, ये जो है ये समझना, अब जो बता रहा हूं अच्छे तरह से। क्या, अब एम्पियर लॉ लगाना है तो क्या लिखेंगे आप, फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या कहता है एम्पियर सर्किटल लॉ, BDL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई। सिग्मा आई उस लूप से फ्लो होने वाला टोटल करंट, और BDL जब आपको पता है वेक्टर A डॉट वेक्टर B होता है तो आप लिखते हो AB cos थीटा, यही ऐसे लिखते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ दोनों ही कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको इस हिसाब से क्या लिखा जा सकता है, BDL, ये वेक्टर हटा दो, है ना, cos थीटा इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई। अब देखो थीटा की वैल्यू क्या होगी, B और DL के बीच एंगल कितना होगा। देखो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड यू बनता है। फिर से मैं डायरेक्शन पहले बता चुका हूं आपको, थंब को, राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में रखिए, फिंगर्स को यूं मोड़िए। फिंगर्स किसके डायरेक्शन को बताएंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। मैग्नेटिक फील्ड भी यूं है, और इस लूप की डायरेक्शन देखो, यहाँ इसकी डायरेक्शन यूं है, यहाँ यूं है, यहाँ यूं है, तो लूप की लेंथ की डायरेक्शन भी यूं है। दोनों के बीच एंगल कितना है, 0। तो यहाँ क्या कह सकते हैं हम, ये कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर B एंड DL वेक्टर इज द सेम। सेम होने का मतलब दोनों ही सर्कुलर हैं, यानी एंगल कितना हुआ, 0। तो एंगल 0 होगा तो इसको लिखा जाएगा BDL cos 0 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई। बात समझ में आई। अब cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये आ जाएगा BDL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई। और B की वैल्यू हर एक जगह क्या है, सेम है, तो B को बाहर ले सकते हो। ये आ जाएगा DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई। वो करंट लिया जाएगा जो इस लूप के अंदर से जा रहा है। कोई करंट, सारा का सारा वायर कहाँ है, पूरा एरिया वायर का कहाँ है, लूप के अंदर है। तो कंप्लीट करंट कितना है, I है। तो सिग्मा आई की जगह क्या आएगा, I करंट आएगा, है ना। अब देखो B और DL को हम क्या लिख सकते हैं, इस साइड में लिख रहा हूं, DL को हम लिख सकते हैं, ये देखिए
डीएल को आप ये देखो, डीएल यानी लूप की कंप्लीट लेंथ एल होती है और एल की वैल्यू क्या होगी 2 पाई स्मॉल आर। ये आर ही तो है, यहां से यहां की डिस्टेंस आर है, तो 2 पाई इंटू स्मॉल आर। इसलिए यहां पे ये आ जाएगा b इंटू डीएल की जगह क्या लिख दें 2 पाई आर, है ना, इज इक्वल्स टू ये क्या होगा म्यू नॉट इंटू आई, या फिर b निकालना आपको, वो क्या होगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। यही बायो-सावर्ट लॉ से आया था, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई डी, क्योंकि वहां आपने डिस्टेंस क्या मानी थी, डी मानी थी। सेम रिजल्ट इससे आ रहा है एम्पियर सर्किटल लॉ से, है ना। तो ये डेरिवेशन समझ में आ गया। अब मैग्नेटिक फील्ड और आर के बीच यदि ग्राफ की बात करते हैं तो रिलेशन कैसा, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आप वायर से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड वैसे वैसे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसमें जो रिलेशन है वो कैसा आएगा, इस तरह से आएगा, है ना। कहां पर जीरो होगा, इंफिनिटी पर जीरो होगा। तो लिखिए, नोट कर लिया। अब आप एक बात देखिए, यहाँ पे ये जो वायर है इसका इनसाइड पॉइंट हम कह सकते हैं, नहीं इसका सरफेस, जस्ट क्या लेते हैं हम आउटसाइड। लेकिन यदि वायर की जगह कोई थिक कंडक्टर हो, जैसे सिलेंड्रिकल कंडक्टर हो, इतना थिक कंडक्टर हो, है ना, लॉन्ग सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग कंडक्टर हो, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि सिलेंडर का तो आउटसाइड पॉइंट भी होगा, सरफेस भी होगा और इनसाइड पॉइंट भी हो सकता है। वायर तो इतना थिन था कि हम इनसाइड डिफाइन ही नहीं कर सकते। सारे पॉइंट कहां पे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड, आउटसाइड पर। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड सेकंड एप्लीकेशन, ये लिखिए ना। अब सेकंड एप्लीकेशन पे आइए, ठीक उसी तरह से ही होगा, एग्जैक्ट ऐसे कैसे ही होगा। सेकंड एप्लीकेशन जो है इंपॉर्टेंट भी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं था इतना जो अभी बताया था पहला एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन देखिए इसका, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, सेकंड एप्लीकेशन है आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग सिलेंड्रिकल कंडक्टर, है ना। कंडक्टर है, कैसा है, सिलेंड्रिकल, और वो क्या कर रहा है, करंट को कैरी कर रहा है। उसके कारण किसी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या पोजीशंस डिफाइन करेंगे, 3 पोजीशंस डिफाइन करेंगे। पहला है आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर, है ना। तो पहले में लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर। उस पॉइंट पे निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड जो पॉइंट कहां पर सिचुएटेड हो, आउटसाइड सिचुएटेड हो, है ना। यानी ये देखिए, आप एक क्या मान लें, करंट कैरिंग सिलेंडर मान लें, जिसकी रेडियस क्या मान लें, कैपिटल आर। क्यों स्मॉल आर, क्यों नहीं, स्मॉल आर हम जो एम्पियर लूप मानेंगे, एम्पियर का सर्किटल लूप, उसकी रेडियस मानेंगे, इसलिए हम स्मॉल आर नहीं मान रहे, है ना। तो हम यहाँ क्या मान लें, एक करंट कैरिंग, लॉन्ग करंट कैरिंग सिलेंडर, ये मैंने मान लिया एक करंट कैरिंग सिलेंडर, है ना, लॉन्ग है ये इस तरह से लॉन्ग करंट कैरिंग सिलेंडर मान लिया। ये बात समझ में आई। अच्छा, करंट कैरिंग का मतलब इससे करंट फ्लो हो रहा है ना, इधर यू करंट फ्लो हो रहा है, मान लो कितना करंट फ्लो हो रहा है, टोटल आई करंट फ्लो हो रहा है। इससे फ्लो होने वाला टोटल करंट कितना है, आई टोटल करंट है, कंप्लीट एरिया से फ्लो होने वाला करंट। और ये मैंने मान लिया इसका क्या है, एक्सेस है, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, कैपिटल आर है। तो साथ साथ हम लिख लेते हैं, क्या माना हमने, कंसिडर ए करंट कैरिंग सिलेंडर, है ना, लॉन्ग सिलेंडर है,
जिसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, और एंड ए पॉइंट पी, एंड ए पॉइंट पी, इससे पी पॉइंट मानते हैं कितना डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे। ये जो पॉइंट है वो मैं मान रहा हूं पी पॉइंट, और यहां से कितनी डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे, है ना, ताकि पी जो स्मॉल आर की जो वैल्यू है कैपिटल आर से क्या है, ग्रेटर है, तभी तो पॉइंट कहां होगा, बाहर होगा। एंड ए पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस of small r from the axis of cylinder, है ना, as shown। where इस पॉइंट पे क्या करना है, we have to find out the magnetic field। इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये बात समझ में आई। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आप कौन सा लॉ लगाना चाहते हो, एम्पियर सर्किटल लॉ। और एम्पियर सर्किटल लॉ तभी लगेगा जब आपके पास एम्पियर का लूप हो, और लूप यहाँ किस शेप में माने, सर्कुलर की शेप में माने, इस तरह से। ये करंट कैरिंग सिलेंडर हो गया, और ये लूप हो गई, और इस तरह से कि ये सिलेंडर है वो कहां से जा रहा है, इस लूप से पास हो रहा है। लूप के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये बात समझ गए ना। तो अब हम मानेंगे एक क्या, करंट कैरिंग, इतना लिख लिया। नाउ कंसीडर, क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना चाहते हैं आप, और एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के लिए एम्पियर का लूप होना जरूरी है। नाउ कंसीडर एन एम्पीरियन, जैसे गाउस के सरफेस को गाउसियन सरफेस कहते थे, इसलिए इस लूप को क्या बोला जाएगा, एम्पीरियन लूप। क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ होती है, और गाउस में सरफेस मानते थे, सरफेस का मतलब जिसका क्या हो, एरिया हो। नाउ कंसीडर एन एम्पीरियन लूप इन द शेप ऑफ सर्कल में ही। क्यों, क्योंकि सर्कल में ही सिमेट्री बनेगी। सर्कल का हर एक पॉइंट इसके एक्सेस से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा, तो हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, सेम। लूप के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, इसलिए हम सर्कुलर मान रहे हैं। कंसीडर एन एम्पीरियन लूप इन द शेप ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस स्मॉल आर, है ना। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ आर, और यहाँ पे आर की वैल्यू ये भी लिख लें, है ना। यहाँ जो आर की जो वैल्यू है, कंसीडर करंट कैरिंग लॉन्ग सिलेंडर ऑफ रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, एंड ए पॉइंट पी एट डिस्टेंस ऑफ आर, और इसके ब्रैकेट में लिख लेंगे आर की वैल्यू कैपिटल आर से क्या है, ज्यादा है, फ्रॉम द एक्सेस ऑफ सिलेंडर वेयर वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अब देखो, नाउ कंसीडर एन एम्पीरियन लूप इन द शेप ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस आर, है ना, एच सो, है ना। अब ये जो लूप है, ये जो देख रहे हैं आप, ये मैं रेड पेन से बना रहा हूं, आप डॉट डॉट से बना ले। ये जो लूप ये, है ना, ये जो लूप है, इस लूप को कैसी शेप में है, सर्किल की शेप में है। इस लूप को क्या नाम दिया है, आप डॉट डॉट से बना लेना इसको। इसी लूप को मैंने नाम दिया है क्या, एम्पीरियन सर्किटल लूप है ये क्या है, जैसे गॉसियन सरफेस होता था उस तरह से है ये एम्पीरियन सर्किटल लूप का मतलब जिसकी क्या हो, लेंथ, है ना। अब क्या लगा सकते हैं आप, एम्पियर सर्किटल लॉ लगा सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे अब, फ्रॉम द एम्पियर सर्किटल लॉ, और एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, BDL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई। ये बात समझ में आई।
और इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी dl cos थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई। ये बात समझ में आ गई। इतनी बात समझ में आने के बाद में देखो यहां लिख दूं मैं, है ना, क्या लिखें, चलो ऊपर लिख देता हूं, B और dl मैग्नेटिक फील्ड भी यूं बनता है और लेंथ भी यूं है, दोनों के बीच एंगल कितना है, 0। द एंगल बिटवीन या द एंगल बिटवीन वेक्टर B एंड dl इज 0। एंगल 0 है तो देखो क्या होगा, एंगल 0 होने के कारण ये BDL cos 0 यानी 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास में, देखो इसको मिटा दो, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में B DL cos 0 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू, अच्छा सिग्मा आई की वैल्यू, टोटल करंट इस लूप से पास हो रहा है ना, सारा का सारा सिलेंडर इस लूप से जा रहा है, तो म्यू नॉट इंटू आई, सिग्मा आई की वैल्यू कितनी है, आई है, कंप्लीट करंट ही इसके अंदर, तो सिग्मा आई की जगह आई लिख दिया आपने, और cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, और b की वैल्यू लूप के हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट होगी, फिक्स होगी, बाहर ले सकते हैं, dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। अब आपको ये पता है dl का इंटीग्रल क्या होता है, इधर लिख देता हूं मैं, dl की वैल्यू क्या होती है, कंप्लीट लेंथ, इस लूप की कंप्लीट लेंथ, कंप्लीट लेंथ क्या होगी, इसकी सरकमफेरेंस के इक्वल, और सरकमफेरेंस क्या होगी 2 पाई इंटू स्मॉल r, क्योंकि आप इस लूप की बात कर रहे हैं ना कि इसके सिलेंडर वाली उसकी, तो ये वैल्यू होगी 2 पाई इंटू r, तो ये रखेंगे तो ये आ जाएगा b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, और यहां से ये सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आएगी b की क्या, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई r। ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ का है, इनसाइड का या आउटसाइड का, आउटसाइड का, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ BO, यानी आउटसाइड का मैग्नेटिक फील्ड है। आउटसाइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आप देख रहे हैं वो क्या है, R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बात क्लियर होगी। अब हम निकालते हैं कहाँ का मैग्नेटिक फील्ड, इस सिलेंडर के अंदर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, या अंदर से पहले सरफेस पे और निकाल लो, सेकंड पॉइंट पे क्या निकाले हम, मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस। ये यहां तक नोट करिए, ये इसके बाद में ये लिख लिया, तो अब ये लिख करके ये लिखिए, तब तक मैं ये नीचे का रफ कर रहा हूं। देखो आप मैग्नेटिक फील्ड कहां का निकालें, सरफेस का निकालें, तो बी में लिखिए आप मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ सिलेंडर, बी में मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। सरफेस के लिए देखो सीधी सी बात है, सरफेस के लिए पॉइंट यहां आ जाएगा और स्मॉल r की वैल्यू ये हो जाएगी, पहले स्मॉल r ये था, अब स्मॉल r ये हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल होगा, कैपिटल R के इक्वल। तो सीधी सी लाइन हम क्या लिख सकते हैं, फॉर द सरफेस, है ना, स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल R के इक्वल होगी, और सरफेस का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आ जाएगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू कैपिटल R। ये कहां का मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, सरफेस का। देखिए ये आउटसाइड का मैग्नेटिक फील्ड R बढ़ने पे क्या होता है, कम होता है, लेकिन सरफेस का क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों होगा कांस्टेंट, क्योंकि R तो फिक्स है, रेडियस थोड़ी चेंज कर सकते हो आप। अब हम बात करते हैं इसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने की, बात समझ में आ रही है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इनसाइड द, ये लिख लिया, तो अब बी सी में लिखिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द करंट कैरिंग सिलेंडर, है ना। सी पॉइंट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द करंट कैरिंग सिलेंडर, मैग्नेटिक फील्ड
inside the current carrying, सी पॉइंट में लिख रहे हैं, है ना, करंट कैरिंग सिलेंडर। करंट कैरिंग का मतलब समझ रहे हैं? करंट कैरिंग का मतलब इसमें क्या फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। तो अब टोटल करंट तो वही क्या फ्लो हो रहा है? आई ही फ्लो हो रहा है, लेकिन एम्पियर जो पॉइंट है वो आपको सिलेंडर के कहाँ मानना है? इनसाइड मानना है। सबका सब वो का वही है, सिर्फ अब की बार जो पॉइंट है वो कहाँ पे मानना आपको? इसके इनसाइड मानना है ना। तो इसके लिए हम वही चेंज, कोई खास ज्यादा चेंज नहीं होगा, सेम वैसे का वैसे ही आएगा। ये आपके पास में करंट कैरिंग सिलेंडर था, आप जिसके रेडियस थी। अब हमने इसके अंदर पॉइंट माना, यानी इसके एक्सिस से कितनी दूरी पर स्मॉल आर दूरी होती थी, वहां पे पॉइंट पी माना है। इस पॉइंट पी पर हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या बनाएंगे? एम्पियर का सर्किटल लूप बनाएंगे, और वो लूप कहां से बनेगा? आपके बार यहां बनेगा, इसके अंदर ही बनेगा, है ना, ये बनेगा। लूप की लेंथ तो 2 पाई इंटू स्मॉल आर ही होगी। खैर ये बात समझ में आई या नहीं आई? यानी और इससे कंप्लीट करंट कितना फ्लो होगा? आई। लेकिन क्या लूप से सारा का सारा करंट फ्लो होगा? नहीं, लूप से तो यहां से पास होने वाला करंट ही हम कंसीडर करेंगे। बताता हूं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले हम जो थ्योरी में लिख लेते हैं, इसको क्या लिखते हैं? देखो थ्योरी में लिखिए आप, कंसीडर ए करंट कैरी सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, है ना। कंसीडर ए करंट कैरिंग सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। कंसीडर ए करंट कैरिंग सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड ए पॉइंट क्या? P at a distance of small r from its axis in such a way that स्मॉल r की वैल्यू क्या है? लेस देन कैपिटल R। तभी तो पॉइंट कहां होगा? इनसाइड। ये R कैपिटल R ज्यादा और स्मॉल r क्या है? कम है। अब क्या माने आप? एम्पियर का लूप, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है, तो क्या चाहिए आपको? एम्पियर का लूप चाहिए। तो नाउ कंसिडर एन एम्पिरियन सर्किटल लूप। सेम वैसे क्या वैसे कर रहा हूं, बस ये चेंज किया है मैंने। वहां ये कंडीशन उल्टी थी, वहां ये थी आउटसाइड के लिए, और इनसाइड के लिए कंडीशन ये होगी। इन द शेप ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस कितनी? स्मॉल आर, और इन सच ए वे दैट द सिलेंडर इज पासिंग थ्रू इट्स एक्सेस, या फिर एज शोन इन डायग्राम, एज शोन, है ना। ये अब देखो, आप यहां क्या लगाएं? एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएं। तो अब आप कह सकते हैं फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ से आप ये जानते हैं बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई। यहां चेंज होगा क्योंकि यहां टोटल करंट इसके इनसाइड नहीं, आपको सिर्फ वही करंट कंसीडर करना है जो इस लूप वाले एरिया से निकल रहा है, ये जो लूप के अंदर से जो निकल रहा है वो। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? बी डी एल कोस थीटा इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई। लेफ्ट साइड में कुछ भी चेंज नहीं होगा। बी डी एल कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि लूप की लेंथ भी यू और मैग्नेटिक फील्ड भी यू, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई। यहां तक कोई चेंज नहीं होगा। सिग्मा आई की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। सिग्मा आई की वैल्यू किस तरह से चेंज हो जाएगी वो देखिए आप। किसकी वैल्यू चेंज होगी? सिग्मा
आई की वैल्यू, ये लिख लिया ना, सिग्मा आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। बताता हूं आपको, सिर्फ वो करंट कंसीडर करना है जो कि इस लूप के अंदर जा रहा है। इसका मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं। इस पूरे का एरिया, ये पूरा एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इस एरिया से फ्लो होने वाला करंट कितना था, आई था। ये रफली कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो आप ये कहें कि इस एरिया से या यूनिट एरिया से फ्लो होने वाला करंट कितना होगा, आई डिवाइडेड बाई क्या, पाई आर स्क्वायर, है ना, यही होगा। और आपको कौन से एरिया, इस अंदर वाले का एरिया कितना होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एरिया से फ्लो होने वाला करंट कितना होगा, आई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल। यानी ये आई करंट तो इस एरिया से फ्लो हो रहा था, आपके इनसाइड वाले एरिया से करंट कितना फ्लो होगा, आई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल आर स्क्वायर, वो करंट फ्लो होगा, वो करंट आपको कैलकुलेट लेना है। तो आप ये कह सकते हैं द करंट फ्लोइंग थ्रू पाई आर स्क्वायर एरिया इज आई, ऐसे लिख दें, हम रफली लिख रहे हैं वैसे तो, द करंट थ्रू पाई आर स्क्वायर एरिया, पाई आर स्क्वायर एरिया इज कितना है, आई है। फिर क्या लिख दें, द करंट थ्रू यूनिट एरिया, यूनिट एरिया से कितना होगा, आई डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर होगा। फिर क्या लिखेंगे, द करंट थ्रू कितना एरिया, पाई आर स्क्वायर, वो कितना होगा, ये। तो ये करंट होगा जो कि हमें कंसीडर करना, वो कितना होगा, आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये करंट कंसीडर होगा। ये साइड में आप कहीं नोटबुक में लिख लेंगे इसके। हमें तो ये करंट लेना बस। मैंने एम्पियर, जैसे गाउस लॉ में मैंने बताया था, केवल वो चार्ज कंसीडर होगा जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो एम्पियर सर्किटल लूप में केवल वो करंट लिया जाएगा जो उस लूप के अंदर से जा रहा है, और लूप के अंदर से कितना करंट जाएगा, आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यही चेंज है बस इस साइड में, है ना। तो ये वाली वैल्यू, डी की वैल्यू हर जगह, लेफ्ट साइड में कोई चेंज नहीं है, सारा का सारा वही है जो आउटसाइड के लिए था। तो ये देखो, ये वैल्यू आप निकालेंगे तो बी को बाहर ले लो, डीएल को 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, म्यू नॉट इंटू, और यहां लिख देंगे आप सिग्मा आई की वैल्यू क्या होती है, आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कैसे आया, इस तरह से आप डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। तो यहां ये हो जाएगा आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और डीएल, ये भी आपको पता है कि डीएल का इंटीग्रल क्या होता है, कंप्लीट लेंथ 2 पाई आर, 2 पाई आर, लूप की लेंथ क्या होगी, 2 पाई स्मॉल आर, ये होगी। तो डीएल की जगह 2 पाई स्मॉल आर लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब देखो आर से क्या कैंसिल हो जाएगा, आर कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर। ये बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कहां का मैग्नेटिक फील्ड है, इनसाइड का, इसलिए मैं यहां लगा देता हूं इन। और ये मैग्नेटिक फील्ड देखो, ये टर्म तो क्या है, कांस्टेंट है। ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड का वो आर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आउटसाइड का आर के क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। इसको नोट करिए, नोट करिए। अब नोट कर लिया। अब देखो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब हम डी में निकाल लें सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड। डी में हम निकाल लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो डी पॉइंट में आप लिखिए मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। सेंटर के लिए क्या होगा भाई,
स्मॉल आर की वैल्यू ये थी, ये थी, ये थी, और सेंटर के लिए स्मॉल आर क्या हो जाएगा, 0 फॉर द सेंटर। स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी, 0। और जैसे ही आप स्मॉल आर की जगह 0 रखेंगे तो सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ध्यान रखिए करंट कैरिंग सिलेंडर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0। बात क्लियर है। तो आपके पास में कुछ सब जो एक्सप्रेशंस आए थे मैं उनको फिर से रिराइट कर देता हूं, मैंने जो मिटा दिए हैं वो जो आप नोटबुक में लिख चुके हो, कि सेंटर का तो आपके सामने है ही। सेंटर का तो क्या आया था लास्ट क्लास में, जो डी में आया था सेंटर का, वो आया था 0। फिर सरफेस का कितना आया था, μ0I डिवाइडेड बाय कितना आया था, 2πr, ऐसे आया था। फिर आपने आउटसाइड का देखा था थर्ड नंबर पे, वो कितना था, यानी इसको हम कांस्टेंट कह सकते हैं, कांस्टेंट कह सकते हैं इसको, है ना। ये आया था आउटसाइड का, वो r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। सरफेस का लिख दिया इनसाइड का, इनसाइड का क्या था, r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और आउटसाइड का था वो r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सबसे पहले आपने ये निकाला था a में, फिर b में ये निकाला था, है ना, c में सरफेस पे निकाला था, है ना, और मैं उल्टा चल रहा हूं, है ना। आपने यहाँ सरफेस का ये निकाला था, ये निकाला था इस तरह से आउटसाइड का, आउटसाइड के बाद में सरफेस का क्या आ गया था, कांस्टेंट आया था, है ना। फिर आपने निकाला था इनसाइड का, है ना, इनसाइड का आया था आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यही तो आया था ए में, बी वाले टॉपिक में, सी वाले टॉपिक में, और डी वाले में अभी ये। अब इसमें हम ग्राफ बना लेते हैं, इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना, ग्राफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये लाइन बना रहा हूं, इस पे ले रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पे ले रहा हूं स्मॉल आर की वैल्यू। स्मॉल आर 0 है, पॉइंट कहां पे, सेंटर पे। स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल है, यानी पॉइंट कहां है, सरफेस पे। और स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से ज्यादा हो रही है तो पॉइंट कहां है, बाहर। तो देखो सेंटर पर तो कितना होता है, 0 होता है, और ये रीजन कहां है, इनसाइड। तो इनसाइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनसाइड के लिए सेंटर पे 0, इनसाइड में इनसाइड का मैग्नेटिक फील्ड आर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सेंटर का 0, इनसाइड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सरफेस का मैक्सिमम हो जाएगा ये जो भी है कांस्टेंट, है ना। अब बाहर का आर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी ये ऐसे यू, है ना, इस तरह से, यानी आर बढ़ने पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम। तो ये ग्राफ है, ये यहाँ का कहाँ का मैग्नेटिक फील्ड आया, ये वाला पॉइंट सरफेस का है ना। अब देखो यहाँ ये ग्राफ आपको क्या रिजल्ट दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितना है, 0 है, और सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैक्सिमम। आपसे पूछ लिया जाए करंट कैरिंग सिलेंडर के कहां पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है, आप बताएंगे कहां पे, सरफेस पे, है ना। एट द सरफेस मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम, मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम, ध्यान रखें, है ना। सरफेस पर क्या होता है, मैक्सिमम। क्या बाहर भी 0 होता है, बिल्कुल, r इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। तो ये ग्राफ बना लीजिए।